वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। नंबर सिस्टम और प्रैक्टिस सेट दोनों पैरेलल में चलते रहेंगे और नंबर सिस्टम जो है वो अल्टरनेट डे पे प्रोवाइड किया जाएगा। आज मैथ का सेट बायस है, प्रैक्टिस सेट का। देखते हैं आज का सेट में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, 3 घन जिसके किनारे की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया गया है। जब हम किसी पदार्थ को पिघला के किसी अन्य पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं तो इस दोनों का आयतन क्या होता है? बराबर हो जाता है। जब हम किसी पदार्थ को पिघलाकर दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं तो उसके आयतन क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो अगर हम 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के घन को पिघलाकर एक अकेला घन बनाएं तो जो ये तीनों घन का आयतन होगा, ये तीनों घन का आयतन वो किसके बराबर होगा? एक अकेला घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। और घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा का। घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब। तो यानी पहला वाला घन का आयतन 3 का क्यूब, दूसरा वाला घन का आयतन 4 का क्यूब, तीसरा वाला घन का आयतन 5 का क्यूब। ये तीनों घन को आयतन मिलाकर एक नया घन के आयतन के बराबर होगा। अगर नया घन का भुजा में मानेंगे तो इसका आयतन एक क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से एक क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? 3 तिया 27 और ये 64 प्लस 5 का स्क्वायर 125, यानी एक क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से सबको जोड़ेंगे तो 216 आ जाएगा। तो यहाँ से भुजा आ गया 6। जब घन का नया घन का भुजा 6 आ गया तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल वो ए का क्यूब, यानी भुजा क्यूब, सॉरी 6a स्क्वायर। ए क्यूब आयतन होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो यानी 6 गुने एक बदले में 6 गुने 6 यानी 216, यानी इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा नया घन का वो 216 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बिजली के बिल में नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 15% की छूट दी जाती है। किसी व्यक्ति को नियत समय में बिल के भुगतान करने पर 54 रुपये का छूट मिला। देखिए परसेंटेज में 15% का छूट दिया जाता है और रुपया में 54, यानी 15% का वैल्यू 54। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 54/15। तो 100% का वैल्यू 54/15 गुने 100, यानी यहाँ सब निकाल सकते हैं। या फिर अगर मान चलिए टोटल बिल 100 रुपये का था, अगर उस पर 15% का छूट मिला तो कितना छूट मिला? 15/100, एक्स का 15/100। और ये छूट किसके बराबर है? 54 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से 20 बार में और 3 से 18 बार में। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 18 36, यानी 360 रुपये आ जाएगा। यानी जो टोटल बिल था बिजली का बिल वो 360 रुपये का था। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यापारी अपने खरीदारों को 25% की छूट देकर 25% का लाभ कमाता है। यदि उसकी किसी चीज़ की लागत कीमत 720 रुपये है तो उसका अंकित कीमत कितना होगा? देखिए सीपी कितना था? 720, क्रय 720 था। अगर वो 25% का लाभ कमाया तो उसका जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा? 720 गुने 125/100। 25% का लाभ कमाया तो इसका मतलब इतना क्रय मूल्य हो जाएगा, सॉरी इसका इतना विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हम अंकित मूल्य x मान लेते हैं, यानी अंकित मूल्य को क्या मान लेते हैं? x। अगर अंकित मूल्य पे हम 25% का छूट देते हैं तो इसका मतलब हम लोग 75% में बेचते हैं। अगर अंकित मूल्य पे हम 25% का छूट देते हैं तो 75% में बेचते हैं। और ये जो विक्रय मूल्य आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, ये एसपी के बराबर, यानी 720 गुना 125/100। अब ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और 25 से 3 बार में, 25 से 5 बार में और ये 3 से 24 तिया 72, 240 बार में। तो जो एक्स बराबर आएगा 240 गुने 5 यानी 1200 हो जाएगा। इसका मतलब जो अंकित मूल्य होगा वो 1200 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है। एक जैसे अनुपात बोले तो ए बी और जो बी सी का जो अनुपात होगा वही एक्स और सी स्क्वायर का अनुपात, दोनों अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा और ये सी स्क्वायर से एक सी कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या बच्चा? एक सी यहाँ और ए यहाँ, यानी एक्स बराबर क्या आ गया? ए सी, यानी इसका जो आंसर होगा वो ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़े काटा गया, यानी तरबूज था, उसको भार के अनुसार पहला टुकड़ा को 3:5 में काट दिया गया। ठीक है, यानी पहला टुकड़ा का भार अगर 3 होगा तो दूसरा टुकड़ा का भार 5 kg होगा। उनमें से बड़े टुकड़े के भार के अनुसार 5:7 में काट दिया गया। अब क्या किया गया, इस 5 kg वाला तरबूज को 2 भागों में बांट दिया गया। 5 kg वाले को क्या किया गया, 2 भागों में बांट दिया गया, और उस भाग का अनुपात है 5:7। अगर हम 5 kg को 5:7 में बांटेंगे तो पहला भाग कितना हो जाएगा, 5/12। टोटल 12 भाग हैं, यानी पहला भाग कितना होगा, 5/12। दूसरा, इस 5 kg को अगर हम 5:7 में बांटेंगे तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 7/12। तदनुसार उन तीनों टुकड़े के, यानी पहला टुकड़ा आपका 3 आ गया, दूसरा टुकड़ा कितना आ गया, 25/12, और तीसरा टुकड़ा कितना हो गया, 35/12। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो 12 उधर चला जाएगा, यानी 36:25:35, यानी इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। जैसे एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़े में काटा गया, यानी पहला टुकड़ा 3 तो दूसरा टुकड़ा 5। अब क्या किया गया, उनमें से बड़े टुकड़ा, यानी बड़ा टुकड़ा 5 kg का था, इस 5 kg को फिर दो भाग में बांट दिया गया 5:7 में। अगर हम इस 5 kg को 5:7 में विभाजित करेंगे तो पहला भाग क्या हो जाएगा, 5 kg का 5/12, और दूसरा भाग क्या होगा, 5 kg का 7/12। तो यहाँ से पहला भाग आ गया आपका 3, और इसको 2 भाग में तोड़े तो इस 2 भाग में से पहला भाग 25/12 और दूसरा भाग 35/12। तो उसके बाद अनुपात निकाले तो 36, 25 और 35 का आ गया। नेक्स्ट आते हैं, 2 प्राकृत क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योगफल 394 है, उन संख्या को योगफल ज्ञात करें। ये नंबर सिस्टम के फर्स्ट वीडियो में बताया जा चुका था कि अगर इस तरह से सवाल आए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। पहला तो बेसिक तरीका है, वो तो लंबा चला जाएगा, यानी अगर पहला संख्या x मानेंगे तो दूसरा संख्या x+2, और इसके दोनों का जो स्क्वायर है, क्योंकि विषम संख्या, विषम क्रमागत विषम संख्या बोला है ना, तो विषम संख्या प्रत्येक 2 संख्या के बाद आता है, एक संख्या के बाद, तो इसीलिए पहला संख्या को x मानेंगे तो दूसरा संख्या x+2, और इन दोनों के जो वर्गों का योग हो जाएगा वो 394। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो हम क्या बोले थे कि जैसे अगर मान चलिए 6 और 8, इसका औसत निकालने के लिए बोले तो 8 6 14/2, यानी 7 आ जाएगा औसत इसका। इसका मतलब, यानी औसत अगर 7 है, इसका मतलब औसत क्या होता है, बीच में संख्या होता है, यानी बीच वाला जो संख्या होता है वो क्या होता है, औसत हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका औसत निकाल लेंगे। 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अगर 394 है, तो अगर हम 394 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, 197। इसका मतलब पहला संख्या 197 से पहले होगा और दूसरा संख्या 197 के बाद होगा, क्योंकि जो औसत होता है वो बीच वाला होता है। तो 197 से पहले किन संख्या का वर्ग होगा, 196, 14 का स्क्वायर, 14 सम संख्या है, जबकि हमें विषम संख्या लेना है, इसका मतलब 13 का स्क्वायर वाला होगा। पहला जो इससे पहले 197 से पहले जो किस संख्या का वर्ग होगा, 13 का स्क्वायर, और उसके बाद किस संख्या का वर्ग होगा, 15 का स्क्वायर 225, यानी विषम संख्या लेना था। अगर हम 13 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो डेफिनेटली 394 आ जाएगा। लेकिन क्या चीज़ पूछ रहा है, उन संख्या का वो योग पूछ रहा है, तो यानी पहला संख्या 13, दूसरा संख्या 15, इन संख्या का जो योग होगा वो 28 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं। अगर जो लोग नहीं समझ पाए वो लोग नंबर सिस्टम का पहला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छे से इस पे 3-4 सवाल में समझाया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं, 2 दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उन संख्या के महत्तम समावर्तक से 6 गुना है। यदि दोनों में छोटी संख्या 6 है तो दूसरी संख्या कौन होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से बना लेंगे। अगर पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या अगर हम 15 लेते हैं तो इसका महत्तम 3 आ जाएगा, और जबकि यहाँ पे बोला महत्तम 3 आ जाएगा, और लघुत्तम कितना आ जाएगा, 15 और 6 का लघुत्तम 30 हो जाएगा। तो कितना गुना हो गया, महत्तम लघुत्तम समावर्त महत्तम से 10 गुना हो गया, तो इसका मतलब 15 ऑप्शन नहीं होगा। अगर 6 18 लेते हैं तो इसका लघुत्तम समावर्तक महत्तम 3 आ जाएगा और लघुत्तम 18 आ जाएगा,
तो कितना गुना हुआ, 3 ही गुना हुआ। अगर हम 6 और 9 लेते हैं तो 6 और 9 का HCF 3 आ जाएगा, और एलसीएम जो है लघुत्तम समावर्त वो 18 आ जाएगा। तो कितना गुना हो गया, लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त का 6 गुना हो गया, और यहाँ बोला जा रहा है महत्तम समावर्त से 6 गुना है, तो इसका मतलब जो दूसरी संख्या होगा वो 9 हो जाएगा। तो इसको हम ऑप्शन से बना लेंगे, इजीली बन जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं। एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से हर वर्ष बढ़ रही है, तदनुसार यदि वर्तमान जनसंख्या 48440 है वर्तमान में जनसंख्या, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, 2 वर्ष पहले कितनी थी, 1 मिनट। 2 वर्ष पहले हम मान लेते कि x जनसंख्या थी, ठीक है। अगर 10% की दर से बढ़ेगा तो यानी 1 साल में 11/10 हो जाएगा, यानी 110/100 को क्या लिख सकते हैं, 11/10। फिर अगला साल में 11/10 बढ़ जाएगा, और ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 48440, ठीक है। अगर हम 11 से इसको काटेंगे तो ये 44 बार में कट जाएगा, और ये 11 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी x जो आएगा वो 4 पे 4 जीरो यहाँ रहेगा, और 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। यानी 2 वर्ष पहले हम जनसंख्या x मान लिए, अगर 1 साल में 10% बढ़ा तो यानी 11/10 हो गया, फिर अगला साल 10% बढ़ा तो फिर 11/10 हो गया, और ये जनसंख्या बढ़ के कितना हो गया, 48440। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक बंदर एक 35 मीटर ऊंचे चिकने ऊर्ध्वाधर खंभे पर चढ़ना चाहता है। वो पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ा, लेकिन अगले मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक आ गया। इस पर उसके बाद उसने यह प्रक्रिया तब तक दोहराया जब तक वो खंभे के शीर्ष पर नहीं पहुंच गया। तो तदनुसार उस खंभे के शीर्ष तक पहुंचने में उसे कितनी बार ऊपर चढ़ना पड़ा। इस टाइप से इस सवाल से 2 सवाल बन सकता है। पहला सवाल बन सकता था कि वो बंदर कितना मिनट में खंभा पे चढ़ा, और दूसरा सवाल क्या बना, कितनी बार ऊपर चढ़ना पड़ा, या ये भी पूछ सकता था कितनी बार नीचे वो खिसका। तीनों सवाल का आंसर हम इस सवाल के माध्यम से जान लेंगे। पहले आते हैं कि टोटल जो खंभा था वो कितना मीटर का था, 35 मीटर का था। अच्छे से इसको समझना है। टोटल खंभा अगर 35 मीटर का था, बंदर क्या किया कि 1 मिनट में 5 फीट चढ़ा, और अगला मिनट में 2 फीट खिसक गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 मिनट में बंदर 3 फीट चढ़ा, 3 मीटर। पहला मिनट में 5 फीट चढ़ा और अगला मिनट 2 मीटर खिसक गया। इसका मतलब 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा। तो 2 मिनट में अगर 3 मीटर चढ़ा तो ये मत कर दीजिएगा कि 35 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा, ऐसा नहीं करना है। 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा। करना क्या है कि जो टोटल खंभा की लंबाई 35 मीटर है, इसमें से 1 मिनट में जितना चढ़ता है वो घटा देंगे, यानी 35 मीटर में से 5 मीटर घटा देंगे तो 30 मीटर बचेगा। हम ज्ञात कर लेते हैं कि 30 मीटर तक चढ़ने में उसको कितना समय लगा। अगर 30 मीटर तक चढ़ने में जितना समय लगेगा, उसके अगला मिनट में वो 5 मीटर चढ़ जाएगा तो 35 मीटर वो कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 35 में से 1 मिनट में जितना चढ़ता है वो घटा देते हैं। 1 मिनट में 5 चढ़ता है, अगर हम 5 घटाएंगे तो 30 मीटर। तो हम लोग ज्ञात करेंगे कि 30 मीटर कितना मिनट में चढ़ा। तो 30 मीटर यानी 3 मीटर अगर 2 मिनट में चढ़ता है तो 30 मीटर कितना मिनट में चढ़ेगा, 20 मिनट में। क्योंकि अगर हम यहाँ 10 से गुना किए तो यहाँ भी 10 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब 20 मिनट में वो 30 मीटर चढ़ा, और अगला 21 मिनट यानी अगला 1 मिनट में वो 5 मीटर और चढ़ के 35 मीटर खंभा चढ़ जाएगा। अगर आपसे समय पूछता कि कितना मिनट में बंदर खंभा पे चढ़ जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाता, 21 मिनट हो जाता। 20 मिनट में 30 मीटर चढ़ जाता है, और अगला 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ के 35 मीटर पूरा कर लेगा। तो अगर सवाल ये रहता कि बंदर कितना मिनट में खंभा पे चढ़ता है, तो आंसर जो होता है वो 21 मिनट आ जाता है। दूसरा सवाल ये राइज हो सकता है कि बंदर उस खंभे को शीर्ष तक चढ़ने में कितनी बार ऊपर चढ़ा। देखिए 2 मिनट में 1 मिनट में 1 बार चढ़ता है, फिर अगला मिनट में 1 बार उतर जाता है, यानी 2 मिनट में 1 बार चढ़ा तो 20 मिनट में 10 बार चढ़ा होगा, और अगला 21वां मिनट में 1 बार और चढ़ा होगा लास्ट मिनट में।
तो इसका मतलब 11 बार खंभा पर वो चढ़ा, इसका जो आंसर होगा वो 11 हो जाएगा। 20 मिनट में 10 बार और अगला लास्ट मिनट में 1 बार चढ़ा होगा, तो 11 बार इस खंभा पे चढ़ा। तीसरा सवाल ये भी अराइज हो सकता था कि बंदर कितना बार नीचे खिसका, तो 20 मिनट में 10 बार चढ़ता है और 10 बार खिसकेगा, तो 10 बार खिसकेगा 20 मिनट में और अगला मिनट में चढ़ेगा तो फिर नहीं खिसक पाएगा। अगर बोलता कि कितना बार नीचे खिसका तो 10 बार इसका आंसर हो जाता, लेकिन कितना बार चढ़ा तो 11 बार, क्योंकि लास्ट मिनट में जो चढ़ेगा तो वो फिर नीचे नहीं उतर पाएगा। तो इस पे 3 सवाल अराइज हो सकता था, तीनों सवाल बता दिए। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक कुंड में एक नली द्वारा पानी भरने में सामान्यतः 20 मिनट लगता है, लेकिन छेद के कारण 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। तो छेद के कारण पूरा कुंड को खाली होने में कितना समय लगेगा? जैसे नली जो है, अगर नली काम करेगा तो 20 मिनट लगता है, लेकिन छेद के कारण 10 मिनट ज़्यादा लगता है। यानी नली भी काम करता है और साथ साथ एक होल भी चालू रहता है, तब टोटल मिला के उसको कितना मिनट लग जाता है? 30 मिनट लगता है। जब नली चालू रहता है तो उसको 20 मिनट लगता है, ठीक है। इसका मतलब नली 20 मिनट में काम करता है, पूरा टंकी को भरता है। अगर छेद के कारण उसे 10 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी जब नली भी चालू रहता है और होल भी चालू रहता है, तब उसको कितना लग जाता है? 30 मिनट, यानी 10 मिनट ज़्यादा मतलब 30 मिनट लगता है। तो उस छेद के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा? तो हम मान लेते हैं कि छेद x मिनट में खाली कर देता है, x मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर, नली और होल, ये दोनों मिलकर कितना देर में खाली करेगा? 1/20 माइनस 1/x, नली और होल मिलकर, और ये किसके बराबर है? 30 के बराबर है। यानी ये दोनों मिलकर जब काम करता है तो 30 मिनट लेता है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू 1/x को इधर कर लेते हैं, 1/30 को इधर कर लेते हैं। यानी 1/x बराबर क्या हो जाएगा? 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम 60, यानी 3 में से 2 गया 1, 1/60 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया? 60 मिनट। यानी जो नली खाली होने में कितना समय लगेगा छेद के कारण? 60 मिनट लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक महाविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हर वर्ष 15% सीट बढ़ जाती है। 2012 में 800 था, 2014 में कितना होगा? देखिए 2012 में 800 था, तो 2014 में क्या होगा? 15% बढ़ेगा तो 115/100, और फिर क्या होगा 2014 में? ये 2013 में 2012 में 800 था, तो 2013 में कितना हो जाएगा? 115/100, और 2014 में कितना हो जाएगा फिर? 115/100। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। डबल जीरो कट गया, फिर 4 से 2 बार में, 4 से ये 25 बार में, ठीक है। फिर 5 से कितना बार में कटेगा? 5 बार में, 5 से ये 23 बार में, फिर ये भी 5 से 23 बार में, ठीक है। तो अब 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। 23 का स्क्वायर 529, इसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 दूना 58 इधर, और 5 दूना 10 उधर, 1058। यानी इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हम नेक्स्ट सवाल आते हैं। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूँ तो मेरा बस 10 मिनट पहले छूट जाता है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलूँ तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना होता है? देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका ट्रिक बता देते हैं। S1 × S2 बाई S1 माइनस S2, यानी दोनों चाल को एक गुना करके उस दोनों चाल को घटा के डिवाइड कर देना है, उसके बाद गुने समय, ठीक है। इस ट्रिक पे हम लोग इस सवाल को शॉर्टकट में बना सकते हैं। और ये टाइम में 2 तरह का बात है। अगर दोनों बार देरी हो रहा है, या दोनों बार जल्दी हो रहा है, दोनों बार देरी हो रहा है या दोनों बार जल्दी पहुंच रहा है, तो दोनों स्थिति में समय को माइनस करना है। एक बार देरी हो रहा है और एक बार जल्दी पहुंच जा रहा है, तो इस दोनों स्थिति में क्या करना है? समय को प्लस कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। पहला बार चाल 4 है, 5 है, तो यानी 4 × 5। अब बताओ इस दोनों का अंतर करेंगे तो 1 गुना समय अगर लेते हैं तो यहाँ क्या होता है कि 10 मिनट पहले छूट जाता है और यहाँ 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। यानी यहाँ पे 5 मिनट जल्दी पहुँच रहा है और यहाँ 10 मिनट देरी हो रहा है। यानी जब देरी और जल्दी हो तब क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं 15। ये 15 मिनट होगा, इसको 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था और ये
मिनट में था, तो इसको भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये 15 और 4 मिलकर 60 को काट देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 किलोमीटर इसका दूरी बच जाएगा। तो हम इस फार्मूला पे यानी इस ट्रिक से हम लोग इस सवाल को जल्दी बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, 180 मीटर 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो कितने समय बाद पार कर लेगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस अगर एक दूसरे को पार करें तो दोनों का डिस्टेंस जुट जाएगा, यानी 180 यहाँ पे 220 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, बट्टा विपरीत दिशा में 4 जुट जाता है, यानी 40 यहाँ पे 50 यहाँ पे, यानी 90। ये मीटर में था और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, और मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 से कितना बार में, 5 बार में, 25 25 से कितना बार में कटेगा, 18 बार में, तो जो इसका आंसर होगा वो 18 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में इसको बदल दिए थे, तो अब जो आंसर आएगा वो सेकंड में ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 था, उस अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 105 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 साल का साधारण ब्याज जब 100 रुपया है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, और 100 से ज़्यादा आपके पास एक ही ऑप्शन 105 है, तो जो इसका आंसर होगा वो 105 होगा। इसको बनाने का कोई ज़रूरत भी नहीं था, लेकिन अगर फिर भी बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे 10% के दर से 2 ईयर का अगर हम SI निकालेंगे साधारण ब्याज, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्याज को समय को दर से गुना कर देते हैं, तो 20% ब्याज आ जाएगा, और ये 20% का वैल्यू कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। जब 20% का वैल्यू 100 दिया गया है तो 1% का वैल्यू 5। अगर हम 10% के दर से 2 ईयर का CI निकालेंगे, तो CI निकालने के लिए 2 ईयर का क्या बोले थे, 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी 21%। यहाँ 1 0 100 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, 10 + 10 20 है 21, तो 21% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 105, यानी इसका जो आंसर होगा वो 105 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% की साधारण ब्याज की दर पे 5600 रुपये जमा करता है, 6 महीने बाद वो 3200 रुपये निकाल लेता है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं 5600 रुपया पर 15/4% की दर से 6 महीना बोले तो 1/2 साल, 1/2 साल में उसका ब्याज कितना होगा निकाल लें। 5600 रुपया पर, ये 5600 रुपया पर 15/4% की दर से 6 महीना को क्या लिख सकते हैं, 1/2 साल की दर से उसका जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे यहाँ से, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, यानी ये 00 से 00 कट गए, 4 दूना 8 और 8 सत्ते 56, यानी 15 सत्ते 105 रुपया यहाँ पे ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम फिर 3200 रुपया निकाल लेते हैं, अगर हम 3200 रुपया निकालें तो अब हमारे पास कितना बचा, 5600 पहले था और उसमें से 3200 रुपया निकाल लिए, तो टोटल कितना बचा, 2400। अब ये 2400 रुपया पर पुनः 6 महीना बाद वो अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। 2400 रुपया पर 15/4% की दर से 6 महीना तक रखता है, तो 6 महीना का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे। ब्याज बराबर मूलधन 2400, दर 15/4 और गुने समय 1/2, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यहाँ से ब्याज निकालेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, 4 दूना 8 से 3 बार में 24, 8 24, तो 15 45, यानी 45 रुपया यहाँ पे ब्याज मिल जाएगा, यानी 105 रुपये यहाँ ब्याज मिला 6 महीना में, 45 रुपये यहाँ ब्याज मिला 6 महीना में, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 105 + 45 यानी 150, यानी टोटल ब्याज 150 हो जाएगा। अगर यही CI रहता तो हम ये 105 रुपया को इस मूलधन में ऐड करते हैं, ये 105 रुपया को इस मूलधन में ऐड करते हैं, क्योंकि CI में क्या होता है कि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है कि केवल मूलधन पे ब्याज मिलता है। यहाँ पे हम 5600 रुपये जमा किए थे, यहाँ पे मेरा 105 रुपये ब्याज मिला, जब हम 3200 रुपये निकाले तो अब 2400 रुपया बचा, और ये 2400 पे हमें यहाँ पे 45 रुपये ब्याज मिला, तो टोटल ब्याज मिला कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं, एक खोखले गोलाकार के आंतरिक और बाह्य पृष्ठों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी दो गोला है, खोखला गोला, दो खोखला गोला है। इन गोले का जो व्यास है वो कितना दिया गया है, पहला का व्यास 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और इसका त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर व्यास है तो 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। अगर हम खोखला गोला का आयतन निकालेंगे, क्योंकि आयतन इसलिए निकालें क्योंकि इस खोल को पिघलाकर 8/3 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक बेलन बना दिया गया। अगर हम किसी चीज़ को पिघलाकर दूसरा चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो आयतन को बराबर करते हैं, तो जो इसका आयतन होगा क्या हो जाएगा, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, क्योंकि खोखला गोला का आयतन क्या होता है 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, और ये जो आयतन है किसके बराबर होगा, 8/3 सेंटीमीटर लंबाई वाले बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एच के बदले में 8/3 दिया गया है। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर 2r²। तो 25 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो क्यूब करना था ना, तो 125 माइनस 27, 125 माइनस 27 यानी 98, और 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 49, यानी r² बराबर 49, तो r बराबर कितना आ गया 7, यानी जो बेलन आएगा उसका त्रिज्या 7, लेकिन उसका व्यास पूछ रहा है, तो व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो बेलन का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट आते हैं, 38 विद्यार्थी की औसत में 14 वर्ष है, उनके साथ अगर एक शिक्षक भी शामिल हो जाता है तो उनका जो औसत है वो होता है वो 4 महीना, 14 वर्ष 4 महीने, यानी 4 महीना का वृद्धि हो जाता है। तो इसका हम एक शॉर्टकट तरीका ही बताए थे पिछला वीडियो में, कि अगर नया व्यक्ति शामिल हो तो क्या करना है, औसत को रहने देना है। तो औसत 14 था, 14, अगर अगर एक नया व्यक्ति शामिल होगा तो 39 व्यक्ति हो जाएगा। अगर 4 महीना का वृद्धि होता है इसका मतलब टोटल कितना वृद्धि हो जाएगा, 39 × 4, यानी 9 चौका 36 और 4 × 12 3 15, 156 माह का वृद्धि हो जाएगा। अगर 156 माह को हम साल में कन्वर्ट करें तो 13 साल का वृद्धि हो जाएगा। जो वृद्धि होगा वो हम औसत में ऐड कर देंगे, तो जो नया व्यक्ति का होगा वो आयु आ जाएगा, यानी शिक्षक नया व्यक्ति में शामिल हुआ था तो शिक्षक आयु 27 वर्ष आ जाएगा। तो जितना माह का वृद्धि होगा उसको हम व्यक्ति से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना का वृद्धि हुआ, यानी 13 साल का वृद्धि हुआ। अगर हम औसत में 13 साल का वृद्धि कर देंगे तो जो नया व्यक्ति का टोटल आयु आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, श्री शर्मा ने अपनी बाइक श्री केलकर को 20% हानि पर बेच दी। उसके बाद श्री केलकर ने अपनी मरम्मत पे 2000 रुपये खर्च किए और 22,000 रुपये में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया। तो इसी प्रकार श्री शर्मा ने उस बाइक का लागत मूल्य कितना था। इस सवाल को बनाने के लिए हमें उल्टा चलना पड़ेगा। जैसे अभी हम श्री केलकर का बात कर रहे हैं, श्री केलकर 22,000 में बेच कर अगर 10% का लाभ कमाया, श्री केलकर का बात कर रहे हैं, अगर 22,000 में बेच कर 10% का लाभ कमाया, इसका मतलब श्री केलकर का जो किराया मूल्य था वो कितना हो जाएगा, 22,000 गुने 100/110, क्योंकि हमको किराया मूल्य निकालना है ना, तो किराया मूल्य निकालने के लिए हम उल्टा लिखते हैं 100/110, यानी 11 दूना 22 यानी 200 बार में कटेगा, यानी 20,000 रुपया श्री केलकर का किराया मूल्य था। अगर 20,000 में मरम्मत पे 2,000 रुपया खर्च किया था, इसका मतलब जो शुद्ध किराया मूल्य होगा केलकर के लिए, शुद्ध किराया मूल्य जो खरीदा होगा वो 18,000 होगा, क्योंकि 2,000 जो मरम्मत पे खर्च किया था ना, तो इसका मतलब जो श्री केलकर शुद्ध किराया मूल्य में खरीदा होगा वो 18,000 में खरीदा होगा। श्री केलकर 18,000 में खरीदा, इसका मतलब श्री शर्मा जो है, श्री शर्मा वो क्या किए होंगे, 18,000 में बेचे होंगे, यानी श्री शर्मा के लिए जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 18,000।
ठीक है, क्योंकि केलकर जो खरीदा था वो श्री शर्मा से खरीदा था, और केलकर 18,000 में खरीदा था, जिसका मतलब श्री शर्मा 18,000 में बेचे होंगे। जब श्री शर्मा के लिए विक्रय मूल्य 18,000 आ गया, इसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 18,000 गुने 20% हानि पे बेचा तो 100/80, 20% हानि पे बेचा था तो 100/80, क्योंकि हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में। अब ये 4 से 4 45 100 बार में, तो कितना हो जाएगा, 00 25 25 4 9 16 2 18, यानी 18,500। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस सवाल को हम उल्टा से बनाएंगे तो ईजिली बन जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल को उस संख्या के बराबर हो जाता है। कोई संख्या x मानते हैं, इसका 75% में 75 जोड़कर हम यही संख्या x प्राप्त कर लेते हैं, तो इस x का मान क्या होगा। तो यहाँ से 3, यहाँ से 4, अगर हम ये 3/4 को हम उधर ले जाएंगे तो x/4 बराबर 75 हो जाएगा, तो x बराबर कितना, 300 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 300 हो जाएगा। इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या, नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में भी इसमें अभाज्य गुणनखंड का संख्या बताना सिखाए थे। अभाज्य गुणनखंड का संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस सबको अभाज्य संख्या के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 10 पहले से था, गुने 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 3, 2 दूना 4, 2 का क्यूब गुने 3, 2 दूना 4 दूना 8 दिया 24, यानी अभाज्य संख्या के फॉर्म में तोड़ना है, यानी 2 3 5 7 इस सब के फॉर्म में तोड़ना है। पावर 20 गुने 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 13 का पावर 25। अब यहाँ से हम 5 के पावर क्या लिख सकते हैं, 20, जब दोनों पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 60, यहाँ पे 3 और ये गुने 20, गुने 3 के पावर 20, यानी ये पावर इस पर भी चला जाएगा, गुने 2 के पावर 25, गुने 13 के पावर 25। ठीक है, इतना लाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड का संख्या निकालने बोले तो सभी पावर को ऐड कर देंगे। 20 + 60 80, 80 20 100, और 25 25 50, यानी 100 + 50 150, यानी जो टोटल अभाज्य गुणनखंड का संख्या होगा वो 150 हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।